हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए ये चैप्टर नंबर 4 है अर्धनारीश्वर। इस पाठ का सारांश लेके आ गई हूँ और लेखक परिचय लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये 2025 के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग पहले से ही तैयारी करके चले, ताकि आपको एक भी नंबर की कमी महसूस ना हो रिज़ल्ट के टाइम पर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन बहुत हार्ड भी सब्जेक्ट हम मान सकते हैं इसको, क्योंकि लास्ट के टाइम पर आप लोग स्टडी करने के लिए चलोगे तो ये आपको गिरा सकती है मुँह के बल, क्योंकि हर स्टूडेंट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ लेता है, वो हिंदी और इंग्लिश को भूल जाते हैं। और हिंदी इंग्लिश का जो कायदा है वो 200 नंबर का है, और इस चीज़ को भूल जाते हैं, इसके वजह से उनके मार्क्स भी कम आते हैं। तो इन सब चीज़ों को वो ना भूले, इसके लिए हम उन्हें पहले से ही तैयारी करवा देना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं, लेखक के परिचय के बारे में जानते हैं। कौन है लेखक, आप जान सकते हो ये कौन है। ये हमारे दिनकर जी हैं, मतलब कि रामाधारी सी दिनकर जो है वो अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक हैं। कौन है? अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक है। कॉपी पेन निकाल के बैठिए, पढ़ रहे हैं तो उसको इन सभी चीज़ों को पॉइंट वाइज पॉइंट नोट कर लीजिए। 1 पेज से 2 पेज के अंदर अंदर आप लोग अपना नोट्स कॉपी तैयार कर लीजिए हिंदी का और इंग्लिश का। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 23 सितंबर 1908 को हुआ था, 23 सितंबर 1908, और निधन जो है वो 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। ये इनका जो जन्म स्थान है, मतलब कि ये कहाँ के जन्म है, तो ये इकलौता जो है वो आप लोगों के बिहार के हैं। रामाधारी से दिनकर, मतलब कि जितने भी आप लोगों के बुक में स्टोरी है उनमें से इकलौते बिहार के रामाधारी से दिनकर है। ये कहाँ के हैं? बेगूसराय के हैं। ठीक है, सिमरिया बेगूसराय के। ठीक है, कौन कौन वहाँ से बिलोंग करते हैं ज़रा बताइएगा। रामाधारी से दिनकर के माता का नाम क्या था? मनरूप देवी था, और पिता का नाम रवि सिंह था। ठीक है, मनरूप देवी और रवि सिंह पिता का नाम। ओके, कुछ इनकी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। जो आरंभिक शिक्षा होती है, उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो गांव से ही हुई थी, यानी कि बिहार में ही रहकर उन्होंने किया था। 1928 में मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की थी इन्होंने। ठीक है, मोकामा में ये गांव है, मोकामा में ये स्कूल है, रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक करी थी। और 1932 में पटना के कॉलेज से इन्होंने बीए किया था। और किस चीज़ में बीए किया था? तो हिस्ट्री में किया था, यानी कि इतिहास में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये इनके बारे में इतना परिचय जान गए होंगे, और ये परिचय जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनके जो हिस्ट्री है, यानी कि हम बताएं तो लेखक परिचय है। लेखक परिचय से ही हर एक चैप्टर से, यानी कि एक चैप्टर से अगर ले तो 2 से 3 नंबर का सवाल सिर्फ लेखक परिचय से बनता है। तो आप लोगों का 2 से 3 नंबर सवाल यहीं पे निपट जाता है। आगे देखते हैं हम इस चैप्टर का सारांश क्या है। अब अर्धनारीश्वर पाठ का हम लोग सारांश देखते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये, कि अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश लिखिए या फिर केंद्र भाव लिखिए। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग समझते हैं। प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामाधारी सिंह दिनकर ने की है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का मिथकीय प्रतीक है। मिथकीय प्रतीक मतलब कि मिथ है, ठीक है, एक रहस्य है, जिसमें दिनकर जी ने अपना मत चिता आदर्श निरूपित किया है। ठीक है, मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, तथा एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। अर्थात अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होती, बल्कि और भी बढ़ जाती है। उनको गुणों में जो होती है वो वृद्धि हो जाती है। लेकिन कृषि के विकास के बाद नारियों का पराधीनता जो है वो आरंभ
होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये बताती हूँ मैं कि ये जो पाठ है वो राष्ट्र कवि यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद फिर इस पाठ में बेसिकली बताया गया है कि अर्धनारीश्वर जो है वो भगवान शंकर, ये देख रहे हो तस्वीर कितनी सुंदर से बनाई गई है, बनाने वाले के पास भी कला है। देखिए इस तस्वीर को देखिए आप लोग, बढ़िया से देखिए, दिख रहा है। देखिए कुछ अंग जो है, आधा अंग जो है वो भगवान शिव का है और आधा अंग जो है वो भगवान माता पार्वती का है, ठीक है। तो आधा अंग शिव जी का है और आधा अंग पार्वती, यानी कि आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग जो है वो स्त्री का है, ठीक है, स्त्री का है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पुरुष और स्त्री में कोई भी भेदभाव जब भगवान में नहीं है तो हम इंसानों में क्यों है ना। जब पुरुष और स्त्री में कोई भी भेदभाव नहीं है तो हम लोग क्यों भेदभाव कर रहे हैं। तो अब वो ये कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि अगर नारियों का गुण जो है वो पुरुषों के अंदर आ जाए, पुरुषों में आ जाए, तो इससे उसकी मर्यादा जो है वो कम नहीं होती बल्कि और भी अधिक बढ़ जाती है। लेकिन नारी की जो पराधीनता है वो आरंभ होने लगी कृषि की विकास के बाद, यानी जो कृषि का विकास होने लगा उसके बाद से नारी की जो है वो पराधीनता आरंभ होने लगी। मतलब कि नारी जो है वो घर में रहने लगी और पुरुष जो है वो बाहर में रहने लगे। देखिए नारी घर में और पुरुष जो है वो बाहर रहने लगे, दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। मतलब कि नारी जो है वो अपने घर के कार्य में लग गई और पुरुष जो है वो बाहर के कार्यों में लग गए, यानी कि जैसे कृषि के क्षेत्रों में। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि नर कर्कश और कठोर हो गया, युद्धों में रक्त बहाते समय उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि रक्त जो उसका बह रहा है उसके पीछे किसी का सिंदूर भी बह रहा है। यानी कि वो निश्चिंत हो गया इस बात से कि घर में कोई है मेरे लिए भी जो कार्य कर रही है, मेरे लिए भी जी रही है। यानी कि वो अपना जो है वो खून बहाते रहा और इधर से इसका सिंदूर बहता चला गया, ठीक है। उनका क्या होगा, जो चले गए उनका क्या होगा, और ना ही उन सिंदूर वालियों को कोई फ़िक्र है, यानी कि ना सिंदूर वालों को फ़िक्र है और ना जिसने सिंदूर लगाया है उसे फ़िक्र है। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में जो संधि बर्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गंधारी के बीच होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। कृष्ण और दुर्योधन के बीच जो बहस हुई थी जिसके लिए महाभारत हुआ था, अगर वो बहस जो है वो बर्ता जो है वो कुंती और गंधारी के बीच होती तो वो लड़ाई नहीं होती। रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। स्त्रियों की जो आज के जनरेशन में स्थिति है कि घर से बाहर न निकलना, अभी तो कुछ फ़िलहाल कम है, लेकिन पहले के जनरेशन में और भी अधिक था कि स्त्री को घर से बाहर निकलना ही नहीं है, पैर का कदम जो है वो चौखट से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा था। अभी भी बहुत सारे गांव में है ऐसा कि स्त्री जो है वो घर से बाहर नहीं निकलती है। तो स्त्रियों का जो सम्मान है उस पे बल देने पर, मतलब कि सम्मान उसका जो बढ़ाने पर रामधारी सिंह दिनकर ने इस पाठ को समझाया है हमें बहुत ही अच्छे तरीके से। उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों को वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति को सम्मान की बात कही है। उन्होंने गांधी जी की पोती द्वारा लिखित पुस्तिका बापू मेरी माँ की भी चर्चा की है, जिसमें पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। यानी कि पुरुष में भी क्षमता होता है, दया होता है, इस प्रकार का स्थिति मतलब कि उस गुण होता है पुरुषों में। तो ये बताया गया है कि ये सारे गुण भी होना चाहिए पुरुषों में, और नारियों में तो है ही। नारी का गुण अगर पुरुष में आ गया और पुरुष का गुण अगर नारी में चला गया तो वो और भी बलशाली हो सकते हैं। अगर पुरुष जो है वो पुरुष में क्षमता, दया ये सब का भाव आ गया तो वो जो है वो एक नारी भी बन सकता है, ठीक है।
उस पे और दुगनी बल आ जाएगी। और अगर नारी में ये हल चलाने का जो है, बाहर के जो भी कार्य होते हैं उसको अगर करने लग गई, तो ये अगर सीख गई, तो इसे भी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अपने बलबूते पर हर चीज़ कर सकेगी। तो इसमें आपको एक सवाल पूछा जा सकता है कि नारी की जो पराधीनता है वो कब से आरंभ हुई, यानी कि नारी जो है वो पराधीन का मतलब होता है कि किसी दूसरे पर आश्रित होना। परा मतलब दूसरा, पराधीन मतलब कि उस पे आश्रित होना, ठीक है। तो नारी की जो पराधीनता है वो कृषि का जो विकास हुआ तब से आरंभ हो गया, कि नारी जो है वो घर में रहेगी और पुरुष जो है वो खेतों में जाकर हल चलाएगा, वो कार्य करेगा, जिससे कि और स्त्री जो है वो घर में उसके लिए खाना बनाकर जाएगी और ले जाएगी। और वो भी किस तरह से ले जाती थी, सर पे पल्लू डाल के, उसके बाद फिर लेके जाती थी खाना देने के लिए। तो ये था इस कहानी में कि स्त्री पे और बल मतलब कि पुरुष पे, इन दोनों को दिखाया गया है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। हम मनुष्य जाति जो है वो अलग कर रखे हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का चैप्टर, और आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हर हर महादेव।